कला के खूबसूरत रंग और ये कलाकृतियाँ। ये खूबसूरत कलाकृतियाँ कुछ अपनी अलग कहानी बयां कर रही हैं। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और अगर हमारे दर्शक ये सोच रहे हैं कि तेजस्विनी की टीम कहाँ पहुंची है, तो बता देते हैं आपको कि आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी खास मेहमान से जिन्होंने देश की पारंपरिक हस्तशिल्प कला को दिए हैं नए आयाम। और कोई एक पारंपरिक कला ही नहीं, बल्कि उन्होंने देश की कई अन्य हस्तशिल्प कलाओं को साथ जोड़कर आधुनिक दौर की मांग के अनुसार उसे नए आयाम देते हुए उसे पॉपुलर कर रही हैं। कौन है हमारी आज की तेजस्विनी? आइए बताते हैं आपको। वो हस्तशिल्पकार जिनकी कलाकृतियां दूर से देखने वाली नहीं, बल्कि दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाएं, जिनमें कला का उपयोगिता से मिलन हो, जहां पारंपरिक कला आधुनिकता में यूं गढ़ी जाए कि उसका मोल आम जन भी करे। विरासत को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के मिशन में जुटी सुमन सोंथालिया ने जब लगभग 3 दशक पहले वर्ली आर्ट को अपनाया था, तब अन्य कलाकारों की तरह वर्ली पेंटिंग्स ही बनाती थी। लेकिन कुछ करने के जज्बे और पेंटिंग के लिए ग्राहक न मिलने पर अपनी सोच को विस्तार देते हुए कुछ ऐसा कला से सजा हुआ सामान बनाने का विचार किया जो हर कोई खरीदना चाहे, जो उपयोगी भी हो और पेंटिंग जैसा महंगा भी नहीं। बस यहीं से जन्म हुआ आकृति आर्ट क्रिएशंस का। लेकिन मुश्किलों ने कला के साथ समाज की उन महिलाओं को जोड़ने की प्रेरणा दी जो जरूरतमंद हैं, जो कुछ करना चाहती हैं। ऐसी 3000 से ज्यादा महिलाओं को इस कला में प्रशिक्षण दिया, जिनमें दिव्यांग महिलाएं भी शामिल हैं, और साथ जोड़कर उन्हें बेहतर भविष्य की राह दिखा रही हैं। शिक्षण संस्थाओं में जाकर युवाओं को इस कला के साथ जोड़ने का भी प्रयास कर रही हैं। विभिन्न उत्पाद के डिजाइन में नवाचार के अलावा विभिन्न कलाओं जैसे ढोकरा आर्ट, गोंड आर्ट, मधुबनी कला, पट्टचित्र के सामंजस्य से तैयार करती हैं अत्यंत आकर्षक फर्नीचर, सजावट का सामान, गहने, बैग, रसोई का सामान आदि। पारंपरिक मारवाड़ी परिवार में रीतियों का पालन करते हुए कला प्रेम जारी रखा, और जब जिंदगी ने मौका दिया तो उसे थाम हिम्मत से आगे बढ़ती रही। आज समस्त परिवार इस कला के मिशन में उनके साथ खड़ा है। पारंपरिक हस्तकला को घर घर तक पहुंचाने वाली राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार और हस्तकला का सर्वोच्च सम्मान शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित सुमन सोंथालिया हैं हमारी तेजस्विनी। तो आइए करते हैं मुलाकात शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित हस्तशिल्प कलाकार सुमन सोंथालिया से। सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आपका। और बहुत बहुत बधाई आपको। शिल्प गुरु पुरस्कार एक बहुत सम्मानीय पुरस्कार है ना? ये बहुत प्राउड फील होता है कि देश के लिए मैंने कुछ ऐसा किया है जिसके लिए मुझे शिल्प गुरु की उपाधि से नवाजा गया है, और ये अपने आप में जिसको मिलता है वो एक्सपीरियंस कर सकता है। 3 दशक का आपका सफर रहा है। आपने हस्तशिल्प कला को नए आयाम दिए हैं। जब आपको शिल्प गुरु पुरस्कार मिला, इसके पीछे एक तपस्या थी। वो तपस्या, वो सफलता का मंत्र क्या था? मैंने जो भी सपने देखे वो मुझे सोने नहीं देते थे। राष्ट्रपति भवन तक का सफर मेरे बच्चे के एक छोटे से क्वेश्चन से आया था। उसने राष्ट्रपति भवन को देख के कहा, माँ ये क्या है? मैंने कहा ये राष्ट्रपति भवन है, और वो जिद करने लगा कि मम्मी चलो राष्ट्रपति भवन चलते हैं। तो मैंने उससे कहा कि राष्ट्रपति भवन हम ऐसे नहीं जा सकते, आप कुछ विशेष कार्य करते हो तो आपको आमंत्रित करते हैं। और मेरी वो तपस्या 2011 में पूरी हुई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ में नेशनल अवार्ड से नवाजा गया, और इसके बाद का जो सफर है, अब 2019 का अवार्ड मुझे शिल्प गुरु अवार्ड मिला। आपके हाथ में वो हुनर है, आपके मन में वो रचनात्मकता है, कलात्मकता है, जिसके कारण आपको आज देश ने सम्मानित किया है। लेकिन सुमन जी, जब भी हम कुछ कदम बढ़ाते हैं ना किसी भी दिशा में, तब ये तो पता नहीं होता कहाँ तक पहुँचेंगे आगे। आपने कहा मैं राष्ट्रपति भवन तक पहुँचना चाहती थी, लेकिन जब पहला कदम उठाया होगा तब क्या ये सोच थी, कब क्या पता था कि इतना विस्तृत हो जाएगा आपकी कलात्मकता का साम्राज्य? ऐसा तो कभी नहीं सोचा था, और मेरे पास एक छोटा सा था कि अपना नाम कुछ कर सकूं, अपने लिए कुछ कर सकूं, और इतना बड़ा मैं कर पाऊंगी ऐसी तो शायद मैंने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी लाइफ का कुछ मकसद बनाते हो, जब आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें भी आती है जहां आपको एक मकसद दिखता है,
तो आप एक पागलपन की हद तक काम करते हो, और वो मैंने किया। मैं करती चली गई, रास्ते में लोग आते गए जिन्होंने कभी कभी मुझे बताया कि आप कुछ खास कर रहे हो, वरना मुझे कभी एहसास भी नहीं होता था कि मैं बहुत कुछ खास कर रही हूँ। आप का सफ़र एक सामान्य गृहिणी जो घरों में हैं, जो कोई अचार बनाती हैं, कोई पेंटिंग्स बनाती हैं, कोई कुछ और कलाकृतियाँ बनाती हैं, छोटे छोटे स्तर पर सब महिलाएं अपनी ओर से अपने लिए बेहतर करने का सोचती हैं, सपने भी लेती हैं कि हम भी इंडिपेंडेंट हो सकें। ये जो इंडिपेंडेंट होने वाली स्पिरिट है, तेजस्विनी के मंच पे बहुत महिलाएं आती हैं जो ये बताती हैं कि आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है। आपके लिए ये ज़रूरत कितनी महत्वपूर्ण थी? जहाँ से मैं आती हूँ और जिस समय से मैं आती हूँ, उस समय औरतों को बहुत ही औसत दर्जे में देखा जाता था, और हर बात पे ये कहा जाता था ये काम औरतों का नहीं है, ये औरतों के बस की नहीं है। तो मेरे पास एक संकल्प आता था कि क्या बस का है, और बिना कुछ किए क्यों इनकी बातों को मान लूँ मैं। तो ये मेरे पास संकल्प आता था कि औरत के बस में सब कुछ होता है, लेकिन ये हिम्मत तब नहीं थी, और मैं अपने काम के माध्यम से दुनिया को बताना चाहती थी कि एक आदमी से बहुत बेहतर एक औरत कर सकती है अगर वो करना चाहे और ठान ले। आपके पति ने आपका साथ दिया इसमें, आपके बच्चों ने, आपके परिवार ने आपके साथ दिया इसमें? हाँ, यहाँ मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे हर काम के पीछे मेरी फैमिली का पूरा सहयोग रहा, और उन लोगों ने ना तो मुझे कभी रोका और ना ही कभी इस तरह हतोत्साहित किया। जो भी मैं करना चाहती थी, और मैं इतना बड़ा कर लूँगी, शायद ये उनकी भी कल्पना से बाहर की बात। बिल्कुल। यहाँ बहुत ही खूबसूरत पीस पड़ा हुआ है, आपके कलात्मकता का एक उदाहरण है ये। इतना बारीक काम, वर्ली आर्ट, जब आपको शिल्प गुरु पुरस्कार दिया गया तब ये बात आई कि वर्ली आर्ट को आपने, इस कला को आपने अलग आयाम दिए हैं। इतनी खूबसूरती के साथ आप ये कला करती हैं, ये प्रेरणा कहाँ से आती है कि नए आयाम दें हम अपनी इस पारंपरिक कला को? क्योंकि जो लोग गांव देहात आदिवासी इलाकों में इस कला को प्रैक्टिस करते आए हैं या सदियों से सहेजते आए हैं, उनका विकास हो, ये सोच बहुत ज़रूरी है ना। जब मैं इस कला के क्षेत्र में आई और मैंने अपना जो सब्जेक्ट चुना अपने लिए, वर्ली आर्ट को, क्योंकि ये मुझे बहुत ही साधारण और बहुत ही आराम से करने वाला आर्ट नज़र आया, तो सबसे पहले मैंने इसकी प्रैक्टिस की। और यहाँ जब इसकी प्रैक्टिस के दौरान और जब इन प्रोडक्ट को मैं बनाने लगी, पेंटिंग बनाने लगी, तो मेरे सामने बहुत सारे चैलेंज आए। और वो चैलेंज ये थे कि हम रहते तो मेट्रो सिटी में हैं, और हम मॉडर्न हाउसेस और बहुत सारे विकास की चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन वर्ली आर्ट बहुत ही साधारण आर्ट रहा जो मिट्टी की दीवारों पे बनता था। लेकिन अगर हम मेट्रो सिटी में आते हैं तो वहाँ के रहन सहन और वेशभूषा बदल जाती है, तो इस आर्ट के लिए जगह छोटी दिख रही थी मुझे। तो मैंने इस बड़े मेट्रो सिटी में इस आर्ट को लाने के लिए इसको मैंने रोज़मर्रा की लाइफ के रंग देने शुरू किए, और जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल की मांग थी उसके हिसाब से इसको मैंने चेंज करना शुरू किया। इसमें जैसे गोल्डन कलर आप देख रही है, तो इस तरह वर्ली आर्ट को रिवाइव करने के लिए, उसको समय के अनुसार लाने के लिए मैंने उसके कलर्स, डिजाइन्स, पैटर्न चेंज करने शुरू किए। लेकिन यही नहीं, बल्कि सुमन जी ने ट्रेडिशनल आर्ट, ये जो हस्तशिल्प कलाएं हैं, इनके साथ गांव देहात में जाकर ये हस्तशिल्पकारों के साथ जुड़ी और पारंपरिक आदिवासी कलाकारों को अपने साथ जोड़ा, और यही नहीं, महिलाओं को भी आगे बढ़ाया इस कला के जरिए। कैसे हुआ ये संभव, करेंगे इस पर भी बात, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें तेजस्विनी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ आज हैं देश की जानी मानी हस्तशिल्पकार सुमन सोंथालिया, जिन्हें शिल्प गुरु पुरस्कार से नवाजा गया है और हम यहाँ पहुंचे हैं उन्हीं के वर्कशॉप में। तो आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ खास बनाया है सुमन सोंथालिया ने। इतना कुछ देखा है हमने यहाँ पर, और ये जो चाय का कप है इस पे भी आप देख सकते हैं वर्ली आर्ट हुआ है। सुमन जी, हम देखें तो हर जगह वर्ली आर्ट ही है, लेकिन वर्ली आर्ट के साथ साथ आपकी खासियत, जैसे इस टेबल पर जहाँ मैं बैठी हूँ यहाँ ढोकरा आर्ट के साथ मधुबनी आर्ट है। मतलब आप आर्ट्स को कंबाइन भी करती हैं और इनोवेशन भी करती हैं। मैं हर आर्ट में वैल्यू एडिशन करती हूँ, क्योंकि अगर हम किसी एक आर्ट को लेके चलते हैं तो उसकी खासियत को बढ़ाने के लिए मैं एक आर्ट के साथ दूसरे आर्ट को मिक्स करती हूँ, जिसको हम फ्यूज़न कहते हैं। तो वैसे तो मेरी लाइन वर्ली आर्ट रही है और वर्ली आर्ट के साथ ही मैंने अपनी शुरुआत की है, और मैंने वर्ली आर्ट की भी वैल्यू एडिशन करने के लिए शुरुआत से ही वर्ली आर्ट्स के छोटे छोटे मोटिव्स के साथ में मैंने यूटिलिटी प्रोडक्ट बनाने शुरू किए, क्योंकि एक आर्ट एंड क्राफ्ट को रिवाइव करने के लिए उसका सरवाइव कराना, उसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। और चूँकि एक पेंटिंग की लिमिटेड डिमांड होती है तो हर आर्ट एंड क्राफ्ट को इनोवेटिव बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसे लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। तो भी आपने कप जैसे छोटी चीज़ के साथ साथ इस तरीके के खूबसूरत टेबल्स, फर्नीचर का भी आपने डेकोर शुरू किया। लेकिन आप जब, जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आप जब आदिवासियों के बीच में, क्योंकि ट्राइबल आर्ट है ना, तो आप आदिवासियों के बीच में जाती हैं, उनसे बात करती हैं, तो क्या इस आर्ट फॉर्म को भी आपने उनके साथ काम करने के दौरान आधुनिक डिजाइन्स या कुछ चेंजेस किए ताकि आप आज के दौर के लोगों की मांग के अनुरूप से उसको ढाल सकें? बिल्कुल ममता जी, ये ढोकरा आर्ट है, सालों 100 साल पुराना है, और ये बहुत सॉलिड फॉर्म में बनता था। सिर्फ इनके मूर्तियाँ वगैरह बनती थी। जब मैं इस लाइन में आई और जब मैं इन ट्राइबल एरिया में गई और इन ढोकरा वाले बंदों से मेरी बात हुई, तो इन लोगों के साथ में मुझे एक ही समस्या नज़र आई कि ये काम तो बहुत सुंदर कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसको हम कैसे डेवलप करके मार्केट में लाएं। क्योंकि जो उनकी मेन समस्या मुझे उन दिनों नज़र आ रही थी कि बहुत सुंदर आर्ट बना रहे हैं लेकिन बेच नहीं पा रहे हैं। तो इस आर्ट को सॉलिड फॉर्म से मैंने जालियों में कन्वर्ट किया और इनको मैंने एक यूटिलिटी के रूप में लोगों के सामने लाना शुरू किया, क्योंकि मेरा वर्ली लाइन था और वो ट्राइबल था। उस ट्राइबल आर्ट में इस डोकरा को मैंने इनोवेट करवाया उन कारीगरों से, ताकि हम इसमें बहुत सारे डिफरेंट इनोवेशन करके प्रोडक्ट बना सकें और मार्केट में उन लोगों के लिए भी रोजगार प्रोवाइड करा सके। मन में जोश था, उत्साह था कि मैं कुछ करूं अपने लिए भी और उनके लिए भी। मतलब आदिवासी लोग तैयार थे आपके साथ बदलने के लिए, अपने आप बदलने के लिए, बिल्कुल। और बहुत उत्साह के साथ जो भी मैं उनसे कहती थी वो उस चीज़ को सीखते थे और डिज़ाइन तैयार करके मुझे देते थे। और आपके, मैंने देख रही हूँ आपके ज़्यादातर कलाकृतियों में भी हर जगह ये ढोकरा आर्ट नज़र आ रहा है, और ये आपको श्रेय जाता है कि आप कितनी क्रिएटिवली, आर्टिस्टिकली उसको प्रेजेंट करती हैं। लेकिन ये जो क्रिएटिव इंस्टिंक्ट है आपकी, इसकी शुरुआत कब हुई? मतलब कब आपको लगा कि ये क्रिएटिव हूँ मैं? ममता जी, क्रिएटिव तो मैं बचपन से ही थी, और माँ बचपन में कहा करती थी कि तुम खाना पीना बनाना सीख लो, काम आएगा। तो मैं कहती थी नहीं माँ, मुझे खाना नहीं बनाना है। तब माँ एक सवाल कहती फिर क्या करेगी? तो मैंने कहा कि खाना नहीं बनाऊंगी ये तय है, क्या करूंगी ये अभी नहीं पता। और एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें थी साइलेंट अपने मन में थी, और कुछ आप कहते हैं ना कि गिफ्टेड है मेरे पास ये टैलेंट कि मैं कुछ भी देख लेती हूँ तो मैं हूबहू कॉपी कर लेती हूँ। तो जब मैं दिल्ली आई तो मैंने दिल्ली हाट में इस तरह के आर्ट एंड क्राफ्ट को देखा, और जब मैं 92 में पहली बार
वर्ली आर्ट को देखा तो मुझे ये पता भी नहीं था कि इस आर्ट को वर्ली आर्ट कहते हैं। दिल्ली हाट को देख के मुझे लगा था कि मैं शायद इसी किसी दुनिया से आई हूँ, क्योंकि वो दुनिया और वहाँ का हैंड क्राफ्ट मुझे बहुत ही जाना पहचाना सा लगा और दिल में इतनी ज़्यादा उत्साहित में हो गई। और वहाँ से मुझे पता चला कि एक कोई क्राफ्ट म्यूज़ियम भी है दिल्ली में, प्रगति मैदान में। फिर मैं क्राफ्ट म्यूज़ियम में गई और वहाँ एक लाइब्रेरी है जहाँ मैंने हर एक आर्ट की डिटेल को जाना। यानी आपने अपनी सेल्फ स्टडी रही आपकी? हाँ, मेरी सेल्फ स्टडी रही। तो जब मैंने वर्ली आर्ट के बारे में जाना तो मैं घंटों जाके लाइब्रेरी में वर्ली आर्ट के ओरिजिन को देखा, कैसे बना, किस तरह से ये आया और किस तरह से है। तो उसी दौरान मुझे जिब्या सोमामा से, जो कि नेशनल अवार्ड विनर है हमारे देश के पहले, और वो उस समय प्रगति मैदान में बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे इस आर्ट की पारंपरिक शिक्षा ली और इस आर्ट के बारीकियों के बारे में जाना। और फिर मैं जब वहाँ बैठ के ये आर्ट बना रही थी तो वहीं इसके क्राफ्ट म्यूज़ियम के जो शॉप हैं उससे मुझे एक इनवाइट मिला कि आप तो बहुत सुंदर बना रही हो। उन्होंने बोला आप पेंटिंग बनाओ, हम आपसे ले लेंगे। ये मेरी पहली शुरुआत थी। और मैं 10 रुपये का हैंडमेड पेपर खादी ग्राम उद्योग से लेके आए, कुछ कलर, पेन, ब्रश वगैरह लेके आए। और जो वहाँ मिट्टी की दीवार पे एक वर्ली आर्ट बना हुआ था, मैंने पेंसिल से उसको अपने पेपर पे तैयार किया और फिर घर बैठ के, मेरे बच्चे छोटे थे, 2 साल का मेरा बच्चा था, उसको मैं साथ में लिटा के पूरे फर्श पे लेट करके मैंने 1.5 दिन में एक पेंटिंग बना दी वर्ली आर्ट की। अच्छा। और मैं जब क्राफ्ट म्यूज़ियम में लेके गई तो उन्होंने मेरे को बोला इस पेंटिंग के हम आपको 250 रुपीज़ देंगे। एंड मैं ममता जी आपसे कह नहीं सकती हूँ कि वो 250 रुपये मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। और वहाँ से मुझे लगा यस आई कैन डू। मतलब आप एक आर्टिस्ट तो बन गई है ना, एक आर्टिस्ट तो बन गई, लेकिन आज आप एक उद्यमी हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक आपका बिजनेस है और आप एक कला को बड़े अगले मुकाम तक ले गई हैं। तो ये भी संघर्ष, क्या संघर्षपूर्ण था ये या फिर आसान था? आपको सपोर्ट मिला क्या परिवार का? मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बिना सपोर्ट के तो कुछ नहीं होता है। परिवार का सपोर्ट होना ही सबसे बड़ी बात है। वो सपोर्ट छोटा और बड़ा नहीं होता है। सबसे पहली बात है कि परिवार का सपोर्ट, हाँ, वो मुझे मिला। बचपने में आप बचपना कह दीजिए, इन चीज़ों की कभी मैं अहमियत नहीं समझ पाया, लेकिन जब पढ़ाई ख़त्म करी और लोगों के प्रति इनका बिहेवियर देखा और लोग किस तरीके से मैम से, माँ से मेरी बात करते थे, उनसे एक मेरे दिल में भी एक जागरूकता उठी और मैंने भी इस चीज़ की अहमियत को बहुत अच्छे से समझा। मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरी माँ ने ये मुकाम हासिल करा है और मैं बस अपने दिल से यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं उस मुकाम को और 10 कदम आगे बढ़ा सकूँ। मैं अपने काम, अपने रोज़मर्रा के बच्चों के काम निपटा के उनको स्कूल भेज करके जो मेरा टाइम होता था उसमें मैं अपने आर्ट एंड क्राफ्ट को सजोती थी, जीती थी, उनके लिए मार्केटिंग करती थी। पेंटिंग्स बनाना एक काम होता है, बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन आप पेंटिंग्स ही नहीं बनाती रही, आपने आर्ट को यूटिलिटी से, काम की चीजों से जोड़ा कि हर व्यक्ति, जैसे मैं ही ये कप पकड़ कर महसूस कर रही हूँ कि वाह, कला भी एक, मेरे एक कला का नमूना मेरे हाथ में है, तो इस चीज से आपने कला को जोड़ा। ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन था आपके लिए ना। इसमें भी क्या किसी का सुझाव था, ये आइडिया कहाँ से आया? एक दिन जब मैं सेंट्रल कॉटेज एम्पोरियम गई अपने ऑर्डर की बात करने, तब तक मैं सिर्फ पेंटिंग ही बनाती थी। तो वहाँ जो बायर थे उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, हमारे पास बजट नहीं है। उस दिन जब मैं वापस आई, मैं पूरी रात सो नहीं पाई, क्योंकि तब तक मेरे पास 6-7 लड़कियां काम करने लगी थी जिनको मुझे पे करना होता था और जिनके मम्मी पापा से मैंने कमिटमेंट किया था कि तुम्हें इनकी चिंता नहीं करनी है। तो उस दिन मेरे पास में एक थॉट आया कि सिर्फ वर्ली आर्ट और पेंटिंग फॉर्म के साथ में मैं सरवाइव नहीं कर सकती, तो इसको मैं डिफरेंट रूप में इसी आर्ट एंड क्राफ्ट को क्या यूटिलिटी प्रोडक्ट में चेंज करूं ताकि उसकी डिमांड हमेशा बनी रहे। तो उस दौरान फिर मैंने मिट्टी के पॉट्स पे इनको बनाना शुरू किया। मिट्टी के पॉट्स के ऊपर मैंने लैंप बनाने शुरू किए, मिरर बनाने शुरू किए, बॉक्सेस बनाने शुरू किए और इस तरह करते करते मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ 100 के तरह के प्रोडक्ट शुरू किए। आपके काम की एक और खासियत ये है कि जो खूबसूरत रंग हमें दिखते हैं, ये सारे रंग नेचुरल कलर्स हैं।
आप सस्टेनेबल आर्ट करती हैं, सतत कला। कलर का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। और अगर आप मेरे हर प्रोडक्ट को देखोगे कि मैं बहुत ही कलरफुल प्रोडक्ट बनाती हूँ कि हम जीवन को जीवंतता के साथ जिएं। लेकिन आप जो इतना कुछ बना रही हैं उसमें आप अपने कुछ सिद्धांत के साथ आगे बढ़ रही हैं। आप लकड़ी को लेकर भी, आप जो पुरानी लकड़ियां होती हैं, जो पुराने फर्नीचर्स होती हैं, उनको लेकर आप काम करती हैं। मतलब सोर्स भी होना चाहिए, अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। ये सब मुश्किलें तो आती होंगी ना जब इस सिद्धांत के साथ बढ़ रही हैं। ये जो आप फर्नीचर देख रही है मेरी, ये टेबल है एक, और ये टीक वुड की बनी हुई टेबल है। और ये लकड़ी मैंने किसी पेड़ को काट के प्रोक्योर नहीं की है। ये मैंने पुरानी इमारतें जो टूटती हैं उनमें से जो लकड़ियाँ निकलती हैं उनको मैं जमा करती हूँ, उनको क्लीन करती हूँ और उनसे ये प्रोडक्ट बनाती हूँ ताकि हम एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचाए और रिसाइकल करें हम अपने सोर्स को। यहाँ पर दर्शकों को एक बात ये जरूर बताना चाहेंगे कि आपका बनाया एक खूबसूरत सा टेबल राष्ट्रपति भवन की भी शोभा बढ़ा रहा है ना? बिल्कुल हाँ। मैंने जब अपने लिए एक टेबल बनाई थी बहुत पहले, और उसमें मैंने मिट्टी के टाइल्स का इस्तेमाल किया और उसके ऊपर मैंने बहुत ही खूबसूरत वर्ली आर्ट बनाया था। तो उस दौरान प्रेसिडेंट हाउस में काम करने वाले एक आर्किटेक्ट थे, वो मुझे किसी एग्जीबिशंस में मिले। तो उन्होंने बोला कि मुझे प्रेसिडेंट हाउस के लिए एक डिफरेंट यूनिक टाइप की टेबल चाहिए। तो वहाँ के लिए मैंने उनको एक डिफरेंट क्ले के साथ में जिसमें रिसाइकल प्रोडक्ट हो, जो कि हम लॉन्ग टाइम तक सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो वो लगा के मैंने एक टेबल बनाई। क्या अभी भी मन में कोई ऐसा विचार है कि एक ऐसी एक चीज़ है, कलाकृति है जो मुझे अभी बनानी है? ऐसा कभी कोई मन में विचार आता है, कोई सपना है ऐसा? जो भी मैं कर पाई हूँ मुझे लगता है ये मेरा 100% नहीं है। और जितना कुछ अभी तक मैंने किया है वो खुद के लिए भी किया, कुछ लोगों के लिए किया, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मेरा बेस्ट बहुत बाकी है और मैं उन महिलाओं के लिए अभी काम शुरू करना चाहती हूँ। अब तक जो मैंने किया है वो मेरा 100% नहीं था। तो बहुत कुछ आगे आप समाज को भी देना चाहती हैं महिलाओं के माध्यम से। हाँ, मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ और हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, सिर्फ एक पुश की जरूरत है जो मैंने बहुत शिद्दत से देखी है। आपकी मुलाकात अब करवाते हैं उन महिलाओं से भी जिनके साथ इन्होंने काम करना शुरू किया, जिनको अपने साथ जोड़ा, जिनको जिंदगी में आत्मनिर्भरता की भी राह दिखाई। आइए मुलाकात करते हैं ऐसी ही महिलाओं से। क्या नाम है आपका? कलावती। कलावती जी, कितने साल से काम कर रही हैं आप यहाँ? 2014 से हूँ। 2014 से। क्या काम करती थी पहले आप? पहले तो ऐसा ही गत्ता उता ले जाकर बेच उच के खाती थी। क्या क्या बनाती हैं, क्या काम करती हैं आप यहाँ? यही फोटो के फ्रेम, घड़ी के फ्रेम के कलर लगाती हूँ, रेख माल से घिसती हूँ। इसी को ड्रॉ कर रहे हो, मतलब हम लोग इसको ड्रॉ कहते हैं, हाँ। जो ब्लैक कलर से काम कर रहे हो। हाँ। तो ये आप इतना बारीक काम वर्ली आर्ट कर रही हैं आप। हाँ। ये आपने भी ये सीखा यहीं आके? यहीं पे सीखा, मुझे कुछ भी नहीं आता था। हाँ। बिल्कुल भी दीदी ने ही सिखाया, थोड़ा थोड़ा करके अब दीदी ने बिल्कुल ट्रेंड कर दिया। मैं सारा सामान बना लेती हूँ। रीना जब मेरे पास आई थी तो 13 साल की थी। इसको आई थी किसी छोटे बच्चे के साथ में और उसकी देखभाल करती थी। तो फिर मैंने इसको वहाँ से अपने पास बुलाया, इसकी मम्मी को समझाया कि आप इसको मेरे पास भेजो, मैं इसको कुछ कला सिखाऊंगी। और इसने मेरे साथ कला सीखनी शुरू करी और साथ साथ में इसने अपने 10th तक की स्कूलिंग भी की। मैंने माँ बन के कन्यादान किया है इन बच्चों का, क्योंकि इनकी फैमिली में लोग नहीं है और हर की अपनी एक स्टोरी है, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। मैं कभी किसी का इंटरव्यू नहीं लेती, मैं सिर्फ एक सवाल करती हूँ, आपको काम करना है? हाँ। 8 घंटे बैठ सकते हो? हाँ। उसके बाद मेरा दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं होता है। कुसुम जी दिखाएंगे क्या बना रही हैं आप? फिंगर बना रही हूँ। अरे ये तो बहुत खूबसूरत है। ये जो बना रही हैं ये आपने सीखा क्या यहाँ आके? दीदी से सीखा, दीदी ने ही बताया मुझे। पहले तो हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, यहाँ पे आए, काम की ज़रूरत थी हमें, तो ये सब सीखा। तो इन महिलाओं की बात हमने सुनी और जानी। सुमन जी, जब इन महिलाओं को आप अपने साथ जोड़ रही थी, पहले वो सोच आई कहाँ से? जैसे जब भी कोई हस्तशिल्पकार अपने लिए कोई
एंटरप्रेन्योर बन जाता है, उद्यमी बन जाता है, तो अपने बिजनेस का विस्तार सोचता है। आपके मन में सोच कैसे आई कि मैं महिलाओं को भी साथ जोड़ूं, अपने साथ उनका भी विकास करूं? ये तब की बात है ममता जी, जब मैं बहुत ही शुरुआती दौर में इस काम को करती थी और मैं अपने आसपास के एरिया में औरतों को देखती थी स्ट्रगल करते हुए। और जो एक तबका ऐसा होता था जिनको लोग, उनके पास शिक्षा का अभाव होता था, अवेयरनेस की कमी थी और उनके पास सिवाय किसी के डोमेस्टिक लाइफ हेल्पिंग करने के अलावा कोई काम नजर नहीं आता। यानी घरों में काम काज, तो घर के काम करना। और साथ साथ में जो सबसे दिल को छूने वाली बात मेरे साथ हुई वो ये थी कि वो खुद औरतें काम तो करती थी और अपने साथ छोटे बच्चे बच्चियां लेके आते थे और उनसे भी काम करवाती थी। तो वहां से मेरी एक थॉट प्रोसेस शुरू हुई कि नहीं, जो भी ठीक है, समाज में मैं हर तबके को नहीं बदल सकती, लेकिन जो मुझे सामने दिख रहा है मैं कुछ उन लोगों की मदद करूं। चलते चलते अंत में हमारे देश के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप शिल्प गुरु हैं और हस्तशिल्प कला को आगे बढ़ाने में आपने अपना जीवन समर्पित किया है, लेकिन देशवासियों से क्या अपेक्षा? मैं अभी अपने हस्तशिल्पकारों के लिए सभी लोगों से एक निवेदन और एक प्रार्थना करती हूँ कि अगर आप हाथ से बनी हुई चीज़ें लेते हैं तो आप सिर्फ वो प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, एक हस्तशिल्प को बढ़ावा देते हैं, उसके परिवार को क्रिएटिव बनाते हैं और उसके लिए स्ट्रेंथ पैदा करते हैं और हमारे देश के कल्चर को रिवाइव करने में आप बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। जी, तो उम्मीद करते हैं कि आपका ये संदेश हमारे देशवासी भी सुनेंगे और हस्तशिल्प कला को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आप जो काम कर रही हैं, खूबसूरत काम, अपने काम के जरिए यूं ही खूबसूरत उत्पाद आगे लाते रहें, हमारी शुभकामनाएं के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा आज का ये एपिसोड? हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल ID tejaswini.ddnews@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और विशेष तेजस्विनी के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।